ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्योतिष में अभी अध्यापन कार्य शुरू कर रहे हैं, और ये उन ज्योतिष विद्वानों के लिए भी है जो कि कुंडली निर्माण आदि में संलग्न है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका है और ये अभी खाली है। आप देखेंगे कि ये अभी पूरी तरह से खाली है। भगवान गणेश जी की यहाँ पे प्रार्थना है और इसके बाद दूसरे पृष्ठ पर भी भगवान श्री गणेश का मंगलाचरण है, और फिर इसके बाद तृतीय पृष्ठ से हमें इसका लेखन कार्य करना होता है। तो इसमें कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे शब्द हैं जिनका हमें शब्दार्थ पता नहीं होता है और हम लेखन कार्य करने बैठ जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमसे चूक हो जाती है। तो ये जो सप्तवर्गीय जनपत्रिका है, इसके निर्माण में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और किन किन गणनाओं को इस कार्य में किया जाता है, ये सारा विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब आप यहाँ चक्र देखेंगे तो ये अलग अलग ढंग के चक्र होते हैं। इन चक्रों को भरने का भी तरीका अलग अलग होता है, तो आप इनको देख लेंगे। और जब मैं ये पूरा प्रयोग करके एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे वीडियो में आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको कॉपी करके और बिल्कुल शुद्ध और सटीक आप ये लेखन कार्य यहाँ पे जब करेंगे तो आपके जातक या जातक के संबंधी आपसे प्रसन्न होंगे। और जहाँ तक मेरा विश्लेषण है कि यह जो कार्य है अत्यंत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी जातक या जातक के अभिभावक गण इस तरह से जो है 10 वर्गीय या 12 वर्गीय या 16 वर्गीय इत्यादि जो जनपत्रिकाएं बनवाते हैं, उन्हें श्रद्धा से जो है पारिश्रमिक देना चाहिए ज्योतिष विद्वानों के लिए। क्योंकि ये जो कर्म है, मैं समझता हूँ कि एक पत्रिका को तैयार करने में कम से कम 15 दिन जो है आपका समय लगता है, और इस 15 दिन में अनवरत जब आप एक निश्चित समय के लिए आप इसमें अध्ययन अध्यापन करते हैं, तब जाके आप एक अच्छे निष्कर्ष में पहुँचते हैं और एक अच्छी जो श्रेष्ठ पत्रिका है वो आप तैयार कर पाते हैं। तो इसमें कुछ ही गणनाएं हमने शामिल की हैं, और इसके अलावा इसमें पूरा पत्रिका का जो लेखन कार्य है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। वैसे तो हमारा जो मन है कि वो ये था कि एक ही वीडियो इसमें तैयार किया जाए, परंतु वह वीडियो बहुत लंबा बनेगा और ऐसी स्थिति में जो है यूज़र्स के लिए परेशानी हो सकती है। तो मैं क्रम डाल दूंगा, आप एक क्रम को जो है देखते हुए दूसरे क्रम को क्रमशः देखते जाएंगे, तो ये आपको सरल और सहज होगा। तो ये इस तरह से जो है हमें ख़ास तौर से पंचांग लेना होता है, और जो भी आपके पास उपलब्ध है तो उन पंचांग के माध्यम से हम ये सारी कई जो पहले से निर्धारित गणनाएं हैं वो हम यहाँ से भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पंचांग हमें बहुत मदद करते हैं, और इन पंचांग की सहायता से एक लग्न पत्रिका या जिसे हम जन्म पत्रिका कहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके अंदर जो है कुछ ज्योतिषीय अध्ययन होना चाहिए, ताकि इसमें आप एक अच्छे ढंग का जो है जातक के लिए संतोषप्रद फल प्रदान कर सकें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी यहाँ पे ज्योतिष कर्म की यहाँ विशेषता है कि अगर जातक के लिए कोई परेशानी आती है तो जातक की परेशानी के निदान के आपको जो है उपाय बताने होंगे, और मैं समझता हूँ कि वो पत्रिका में ही लिखना होंगे। 2 पंचांग है मेरे पास अभी, जैसे लोक विजय पंचांग है मेरे पास अभी, और ये जो आप पंचांग देख रहे हैं ये पंचांग है श्री शिव पंचांग है। तो ये इस तरह से हम अध्ययन जो करेंगे और इनका सहयोग लेकर के, और इनमें से कई जो है पहले से मान दिए हुए होते हैं, तो उनकी सहायता हमें मिलती है और हम ज्योतिष गणना में थोड़ी सी सहजता महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह से आप जो है क्रमशः वीडियो देखते रहिए, और हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनमें हमने प्रारंभिक ज्योतिष का ज्ञान दिया हुआ है, तो वो क्रमशः 1 2 3 4 से डले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वस्तुतः अभी सप्तवर्गीय जो जन्म पत्रिका लेखन कार्य है
वो अभी इसमें होगा और इससे आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें होगा, तो आप इसको भली भांति देखते जाएंगे क्रमशः। तो आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी काम आने वाला है जो ज्योतिष में अभी शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थी या ऐसे पांडित्य कर्म करने वाले, ज्योतिष कर्म करने वाले जो महानुभाव हैं, उनके लिए भी ये मददगार साबित होगा। तो मैंने कई बार ये देखा कि यूट्यूब में या फिर अन्य सोशल मीडिया पे एक व्यवस्थित जो है, ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जिसमें हम ये देख सकें कि कोई ज्योतिषीय गणना के हिसाब से हमको जो है एक अच्छा वीडियो मिल जाए, जिसमें शुरू से लेके अंत तक हम एक पत्रिका के निर्माण का कार्य जो है सहजतापूर्वक कर सकें। तो इस तरह से मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी ज्योतिष कर्म करने वाले पंडितों, विद्यार्थियों के लिए ये एक सहयोगी साबित हो सके। तो जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने बताया कि इसमें सप्तवर्गीय कुंडली का निर्माण इसमें हम कर रहे हैं। तो सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका का निर्माण करने से पहले हमें कई विचार जो है, कई सावधानियां ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और इसलिए हम एक व्यवस्थित वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ज्योतिषियों के लिए, नवोदित विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा, तो आप देखें। तो इसमें जो हमारा आज का जो वीडियो है वो सप्तवर्गीय जनपत्रिका लिखने से संबंधित है, और किस तरह से हम यह जनपत्रिका लिखते हैं मैं बिंदुवार इस विषय की मैं चर्चा करूंगा, और आप इसको अंत तक देखेंगे तो आप जो है सहजता पूर्वक यह काम कर सकेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जन्म पत्रिका लिखने से पहले आपको एक कच्चा वर्क करना होगा। वो कच्चा वर्क इसलिए, जिस तरह से आप गणितीय कार्य करते हैं और आप रफ वर्क करके और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये चूंकि ज्योतिष जो है गणितीय संक्रियाओं से परिपूर्ण होता है, और ऐसी स्थिति में अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो हम सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका लिखने में चूक कर बैठेंगे और बहुत बड़ी जो है हमसे भूल हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है सावधानी बरतना चाहिए कि हमको जिस जातक के बारे में जन्म पत्रिका बनानी है, और मैं यहाँ पे सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूँ, तो उसका निर्माण यदि हमें करना है तो हमें सबसे पहले रफ वर्क करना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं रफ वर्क, इसमें आप देखेंगे कि हमारे लिए एक बालक है जिसकी 10 अप्रैल 2021 जन्म तिथि प्राप्त है, और उसका जन्म समय जो है 7:25 शाम को है। और इसके बाद इस जातक का या इस बालक का जो जन्म है वो स्थान रायसेन है। ये रायसेन मध्य प्रदेश का एक जिला है, और इस जिला स्तर पे यह बालक जो है पैदा हुआ है। तो ये हमें कुछ जानकारी यहाँ पे मिली है, और इस बालक का जो राशि नाम हमने रखा है, क्योंकि हमें आदेशित किया गया था कि बालक का नाम जो है आप सुझाएं, तो इस तरह से हमने इसका राशि नाम दुष्यंत रखा, क्योंकि इस बालक की राशि मीन आई है, और इस हिसाब से इसका नाम मैंने दुष्यंत रखा है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि मैंने ये पिता का जो कॉलम है इसको लिखा हुआ है, और मैंने इसको हाइड कर रखा है। अभी इसमें एक जो है ये पर्ची रख दी है, क्योंकि किसी का जो विवरण है वो उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो इस बात का मैंने ध्यान रखा है, और मैंने ये इसका प्रयास किया कि इसमें सबसे पहले हम गणना करें।
तो इस गणना में जो है दिन हमें शनिवार प्राप्त है, रात्रि का समय है, और जो अन्य तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वो ऐसे हैं कि समय जो है ये 19:25 यहाँ पे हमने लिखा है, अर्थात 7:25 है ये, और जन्म स्थान रायसेन है। अब यहाँ का हमने अक्षांश और देशांश निकाला, ये हमें 23 डिग्री 19 अंश जो है उत्तर मिलता है, और ये 77 डिग्री 48 अंश पूर्व की ओर हमें रेखांश मिलता है, यानी देशांतर ये हमको मिलता है। और ये अभी हम पलभा की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये गणना हम करेंगे आगे। और स्थानिक जन्म समय जो है वो शायम 7:25 है, और इसमें हमने ये लोक विजय पंचांग का यहाँ पे प्रयोग किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस लोक विजय, अब आप जो है जन्म पत्रिका के निर्माण में जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी पंचांग सुलभ है, आपको उस पंचांग का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने काफ़ी गणनाएं पंचांग में करके रखी हुई हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इससे सहयोग मिलता है, और इसलिए हमें पंचांग का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। तो वो कोई भी पंचांग आपके जहाँ मिलता हो तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपका पंचांग हो गया। लोक विजय पंचांगम के माध्यम से मैंने ये गणना की है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे स्थानिक जो सूर्योदय मान है वो 6:02 और 22 है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। अब ये हम आगे देखेंगे। तो इसमें आगे की गणना में यहाँ देखेंगे आप, वो विक्रम संवत जो है यहाँ देखेंगे आप, ये जो विक्रम संवत है वो 2077 है, और शक संवत 1942 है। और यहाँ पे शिशिर ऋतु समाप्त होती है, और यहाँ पे वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ये इस तरह से जो है फागुन मास का जो है समाप्तिकरण यहाँ पे होगा, और यहाँ चैत मास प्रारंभ हो जाता है। तो ये इस तरह से कुछ ये अपने तथ्य निकाले हुए हैं, तो ये हमने इसी के माध्यम से निकाले। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसमें पंचांगम में यहाँ देख लें आप, ये यहाँ पे ये जो सारे तथ्य हैं, तो ये देखें आप कि ये यहाँ पे बिल्कुल लिखा रहता है कि ये शुभ संवत जो है 2077 है, ये शाक संवत जो है 1942 है, और सौम्या आयन है, और याम में जो है गोल है ना। तो अयन सौम्य है यहाँ पे, और जो गोल है वो याम में। तो ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा रहता है, इसमें हमें कोई चीज़ जो है खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरह से हम देखें तो इस बालक का जो जन्म है वो 10 तारीख को हुआ है, ये आप देखें। तो 10 तारीख में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ये आपका यहाँ पे चतुर्दशी तिथि आ जाती है, तो ये आप यहाँ से ऐसा देख सकते हैं। और इसमें जो है चूंकि इसका ये अंत चल रहा होता है, और ये चतुर्दशी जो तिथि है वो बिल्कुल समाप्त होती है, इसलिए इस बालक का जो जन्म है वो उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र बनता है। इसलिए इसका जो हमने यहाँ पे मूल्य लिया है वो 14 जो चतुर्दशी होती है उसके आगे का मैंने यहाँ पे जो है शुद्ध गणना के लिए यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद के लिए तथ्य हमने यहाँ लिए हैं। और ऐसी स्थिति में इस बालक जो कालदंड में होना था वो सुस्थिर योग में हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने ये शुद्ध जब निकाला तो ये यहाँ पे अंतिम समय में ये कभी कभार हो जाता है, तो ये गणना के हिसाब से हमें पता लग जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ जैसे कि मैंने बात करी थी कि ये आप देखें कि यहाँ पे जो है भवोग निकालना पड़ता है, और यहाँ पे भवार। और इष्टकाल की बात करें तो ये इष्टकाल हमने यहाँ पे 33 घटी और 26 पल और 35 विपल आया है। और इसके बाद भवोग की बात करें हम तो इसमें कुछ नियम होते हैं। तो और भयात, भवोग भयात निकालने के नियम होते हैं, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये 67 घटी अधिकतम होता है, और भयात
भयात के बारे में लिखा हुआ है। इससे अधिक होने पर 60 घटी घटाना पड़ता है और भवोग हमेशा भयात से अधिक होता है। तो गत नक्षत्र का मान इष्टकाल से अधिक दोनों वर्तमान नक्षत्र के मान को गत नक्षत्र मानना चाहिए। तो ये इस तरह से आप जो है ये नियमानुसार आप ये ग्रहण कर सकते हैं ताकि आपको सरलता होगी। तो यहाँ पे हमने इस बालक का जो भयात निकाला हुआ है वो ऐसे निकाला है, तो आप ये देख सकते हैं। तो गत नक्षत्र जो है, गत नक्षत्र यहाँ पे क्या होगा, पूर्व भाद्रपद है ना। तो पूर्व भाद्रपद का यहाँ पे हमने मान दिया है और ये आपका जो है नियमानुसार ये 60 जो है घटी होता है। तो ये हमारा एक मूल जो अंक है ये 60 घटी के हिसाब से मान होता है। तो 6 घटी 27 पल हमने जब यहाँ पे घटाया तो हमें ये वियोगफल प्राप्त होता है। इस वियोगफल के माध्यम से हमें जो है 53 घटी और 33 पल हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमें इसमें इष्टकाल को जोड़ देते हैं। तो इष्टकाल को जोड़ने पर ये जो हमारे पास आता है ये होता है भयात। चूंकि यह 67 से कम है तो यह भयात हो जाता है। और इसको भयात को जब हम कुंडली में या जन्मपत्रिका में भरते हैं तो उसमें भुक्तर्षम लिखा हुआ होता है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें भ्रम की स्थिति ना बने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने भयात निकालने के बाद भवोग देखा है। तो भवोग में जो ये हमें वियोगफल प्राप्त हुआ था हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। और रेवती का मान, ये गत नक्षत्र है तो इसका जो है रेवती का मान है 11 घटी 40 पल है यहाँ पे। तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये जो है 115 घटी और 13 पल आया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि अगर ये 60 से ऊपर आता है तो हमें ये 60 को घटाना होगा। नियम आप ये देख सकते हैं दूसरा। इससे अधिक आने पर 67 से यदि अधिक मान आता है भयात का या भवोग का तो हमें उसे 60 से घटाते हैं। ये यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पे जब हमने घटाया तो ये तो भुक्तर्क्षम हो जाता है और इधर ये सर्वक्षम हो जाता है। इसको भवोग को सर्वक्षम कहते हैं। तो जब हम सप्तवर्गीय जन्मपत्रिका का लेखन कार्य करते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सुस्थिर लग्न है और इसका हमें 11 घटी 27 पल प्राप्त होता है। ये इंद्र योग है और ये चतुष्पद का हमें ये मान प्राप्त होता है। दिनमान की ये स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये सारी गणना जो है हमने एक व्यवस्थित ढंग से कर ली है। जब आप यहाँ पे पत्रिका का लेखन कार्य करेंगे तब आपको इसमें बहुत सरलता हो जाती है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि मीन जो है नवमांश में कन्या आ जाती है और यहाँ पे ये दिए जो होता है ये दिवस का यहाँ पे अर्थ होता है। दिए का मतलब होता है दिवसीय और ये बुध होता है। और इस तरह से खे का मतलब होता है जो 10 भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये इस तरह से आपको निकालना पड़ता है। तो ये भी आपको पत्रिका में जो शब्दावली है उसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ ये ब्राह्मण वर्ण जलचर वश्य है अंत्य, ये सारी चीजें हमने जो थी उसमें निकाल ली हैं। पर इसमें फिर इसके बाद जो है मीन की संक्रांति जो है हमने यहाँ पे निकाली है। तो ये जो है ये राशि लिखी हुई है और ये यहाँ पे अंश है। तो 26 अंश 46 कला और 23 विकला में हमको ये मीन का जो है संक्रांति यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो इसमें ये इस तरह से ये गणना हम यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे ये दिनमान निकालने के बाद यहाँ पे हमने ये दिनमान निकाला और फिर ये यहाँ रात्रिमान निकाला। रात्रिमान निकालने का ये गणित है, आप इसको देख सकते हैं। मतलब ये जो है स्थाई जो घटी हमको मूलतः जो घटी होती है ज्योतिष में तो वो लिखना होता है और इसमें से हमारे लिए जो है दिनमान घटा देना होता है। तो जो भी शेष बचता है वो रात्रिमान होता है। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये दिनमान तो आपको पत्रा में मिल जाता है। तो आप ये पत्रा से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे
तो इसमें आपको मिल जाएगा दिनमान। ये यहाँ पे देखें, ये दिनमान भी है, ये दिनमान लिखा हुआ है, और ये सूर्य का स्पष्ट है। यहाँ पे ये ग्रह भी जो हैं ये स्पष्ट मान में लिखे हुए हैं, मंगल आदि ग्रह, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की गणना हम कर लेते हैं और यहाँ पे ये इनके मान भी ये दिए रहते हैं। तो आप अपने जातक की जन्म तारीख और तिथि के हिसाब से हम उसके दिनमान की गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चतुर्दशी का जो दिनमान होगा वो यहाँ पे ये इसकी संख्या आती है, ये 31 घटी और 8 पल आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो ये इस तरह से हमने यहाँ लिखा है। तो ये रात्रिमान निकल आएगा, मतलब आपको मूल घटी से दिनमान घटाना है, रात्रिमान निकलेगा। फिर इस तरह से ये सारे मान निकाल लिए हमने, है ना। अब यहाँ पे जो हम एक गणना यहाँ पे करने जा रहे थे, ये अब यहाँ पे कुंडली के जो शब्दावली होती है, कुक्षौ का मतलब क्या होता है, पुत्र या पुत्री, और अस्य जो है इसमें उत्तराभाद्रपद आया है, चरण इत्यादि लिखना पड़ता है, और ये 2 अक्षर से हमने इसका यहाँ पे ये नामकरण किया हुआ है। फिर फाल्गुन मास की तिथियां इत्यादि ये आ जाती हैं। शुक्रवार में अश्लेषा इत्यादि, ये चतुष्पद करण, ये सब जो है इसमें हमें भरना होगा। तो अभी हम ये पहले आप ये देख लें, इसमें आप देखेंगे कि फिर ये हमने यहाँ पे 19 वर्ष में जो है ये महादशा की गणना की है। तो ये भोग्य इसका जो है 9 वर्ष 9 माह 18 दिन निकलता है, और भुक्त काल जो है 9 वर्ष 2 माह 17 दिन, 19 वर्ष की जो शनि की महादशा में बालक ने जन्म लिया। तो ये इस तरह से, और यहाँ पे ये लग्न कुंडली आ जाती है। तो लग्न कुंडली का ये है कि जब आपके पास दिनमान हो जाता है, रात्रिमान हो जाता है, तो आप लग्न निकाल लेते हैं। लग्न निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चाहें तो जो इसमें पंचांग के हिसाब से गणना कर सकते हैं, और मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कर रहा हूँ जो कि तकनीक से जुड़े हुए हैं। तो आप ये मोबाइल के माध्यम से अथवा आप अपने डेस्कटॉप के माध्यम से भी, कंप्यूटर के माध्यम से भी, किसी अच्छे ऐप्स के माध्यम से कुंडली निर्माण कर सकते हैं आप। इसमें हिंदी का भी कुंडली निर्माण होता है, इंग्लिश में भी आती हैं, तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर आपने जो है पंचांगम की सहायता ले ली, मोबाइल की हेल्प ले ली, और इसके अलावा आपने कंप्यूटर की मदद ले ली, तो आप निश्चित तौर पे जो है शीघ्र कार्य कर सकेंगे। ये बड़ा ही कठिन काम है और इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी तथ्य आपके जो है आपसे दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है, जैसे अब ये सूर्योदय स्पष्ट निकला है, तो इसमें राशि, अंश, कला, विकला, गति, दिशा, ये सारी चीज़ें जो है हमें निकालना पड़ती हैं। अब उदयास्त इत्यादि का जो है हमें यहाँ पे जो है अध्ययन करना पड़ता है, तो ये चीज़ हमें प्राप्त होती है फिर। और ये फिर 12 भावों का जो है यहाँ पे हमें ये आकलन करना पड़ता है। तो इन 12 भावों का यहाँ पे विश्लेषण भी हमें ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये जो दिया हुआ है 1 और 0, 2 और 0, तो यहाँ पर मतलब होता है कि 1 जो है वो राशि है, और 0 का मतलब जो एक इस राशि से जिसका संधि काल है, तो ये संधि काल का भी हमें यहाँ पे विश्लेषण करना पड़ता है। ये संधि काल का यहाँ पे इसलिए अनिवार्य होता है कि कई बार बिल्कुल पल में ही जो है लग्न बदलता है। तो ये इस तरह से जो संक्रांति का जो संधि काल होता है, 2 नक्षत्रों का हो सकता है संधि काल, 2 ग्रहों का संधि काल हो सकता है, राशि का संधि काल हो सकता है। तो ये यहाँ पे विश्लेषण यहाँ पे किया जाना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हम ये जो तैयारी है पूरी ये कर लेते हैं। ये हमने चलित जो है चक्र बनाया, होरा बनाते हैं, त्रिकोण, चतुर्थांश, फिर सप्तमांश की यहाँ पे जो है नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, ये सारी चीज़ें हमने तैयारी कर ली है। तात्कालिक मैत्री चक्र बनाया मैंने यहाँ पे। ये जो है तात्कालिक मैत्री जो है कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, ये पंचधा मैत्री। तो ये सारा विवरण आप देख रहे हैं। फिर इसमें लग्न विचार भी यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद जो जातक है उस जातक के कैसे
ग्रह बैठे हुए हैं, कैसा लग्न है और वह लग्न और ग्रह उसके जीवन पे कैसा प्रभाव डालते हैं, ये संक्षिप्त यहाँ पे विश्लेषण हमें करना अनिवार्य होता है। तो ये आप देखें, फिर इसके बाद यहाँ पे ये पूरा ग्रह विचार किया गया, तो पूरे नवम ग्रहों का यहाँ पे विचार होने के बाद फिर जो अगला कदम होता है वो होता है महादशा का। तो ये इस तरह से ये महादशा जो है हम निकालते हैं। तो ये आपने देखा कि ये महादशा का चार्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो ये इस तरह से आपको ये बना लेना है ताकि आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर अंतरदशा का भी जो है आपको चार्ट बना लेना है। कम से कम 5 से 8 अंतरदशाओं का जो है आपको विवेचना यहाँ पे प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि 70 से 80 वर्ष तक की आयु जो है जातक को मिलती है लगभग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें ये गणना कर लेना चाहिए। महादशा का विचार भी यहाँ पे दिया हुआ है और ये इस तरह से आप ये योगिनी दशा का भी यहाँ पे विचार है और ये फिर ज्योतिष मंत्रणा का ये हम अंतिम पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारा विश्लेषण, यहाँ पे हमने ये तैयारी करी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सप्तवर्गी जो कुंडली होती है उसका निर्माण हमें जो है प्रारंभ करने से पहले ये तैयारी कर लेनी है और ये बिल्कुल इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसे हम लेखन कार्य करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि बालक का नाम हमने बताया था आपको कि उसका नाम हमने रखा हुआ है। अभी घर में उसका जो चालू नाम है तो वो उनके माता पिता वो घर में रखेंगे, पर इसे ही वो जो है दस्तावेजों में चलाएंगे, इसलिए उनका आग्रह था तो हमने इसे नाम दिया है। तो इसको हम दुष्यंत कुमार रावत यहाँ पे ये नाम लिखेंगे। अब पिता का नाम हमने जैसा कि आपको बताया कि वो छुपाया हुआ है और इसकी जन्म तारीख क्या है, ये है जन्म तारीख 10 और ये मास है 4 और यहाँ पे 2021। तो ये हो गई। इसके बाद वार कौन सा है, शनिवार, और दिवा नहीं है, ये है रात्र में, तो रात्रि काल का ये रहेगा। तो ये जन्म समय जो है स्टैंडर्ड टाइम हमें लिखना होगा। तो ये आप देखें कि बिल्कुल हमने ये तैयारी कर ली थी। यहाँ पे हमको इसका 19 और यहाँ पे 25 लिखना है और फिर ये जन्म स्थल रायसेन है। यहाँ पे अक्षांश जो है 23 डिग्री 19 अंश, ठीक है। तो ये यहाँ पे अक्षांश हो गया। अब यहाँ पे रेखांश या देशांतर जो होता है वो 77 डिग्री होगा और 48 अंश होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे उत्तर पूर्व है तो ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमने पलभा देखना है। तो इस पलभा में हमने जो मान निकाला हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने अक्षांश और देशांतर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आता है पलभा। तो मैं पलभा की जो बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख लें कि पलभा है क्या। तो जब दिन रात बराबर होते हैं, अर्थात मेष संक्रांति के मध्याह्न में सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, उस समय हमें ये मान निकालना पड़ता है।
तो दिन रात वर्ष में 2 बार होते हैं, तो ये हमें वर्ष में 2 बार ये गणना हम प्राकृतिक ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें हमने 12 अंगुल का एक लंबा शंकु लेना होता है और उसे हम जब सीधा जन्म स्थल है जिस जगह पे, वहाँ पे उसको गाड़ देते हैं और वहाँ से उसकी जो छाया, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से ये शंकु मान लें आप इसको, और ये जो छाया हो रही है, तो इसके ये 12 अंगुल का होता है और ये 12 राशियों का इसका मान माना जाता है और जितनी इसकी लंबाई होती है वो पलभा होता है। तो ये इस तरह से पलभा का काम होता है कि मिश्रमान, दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, अस्त और स्वदेशोदय इत्यादि आता है। पहले हमको चरखंडा बनाना होता है, इसके बाद हम इसका पलभा का मान निकालते हैं। वस्तुतः हम यहाँ पे पलभा का जो मान है वो यहाँ पे अनुमानित लिख देते हैं, तो लगभग 5 अंगुल होता है ये और 5.10 अंगुल ये इसका मान होता है। तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका जो है जन्म स्थानिक जो समय होता है वो आपको घड़ी लिखना है इधर। तो ये यहाँ पे 07 यहाँ आएगा और यहाँ पे 25 आएगा और ये रात्रु, और फिर यहाँ पे हमने लोक विजय पंचांग लिया हुआ है और ये स्थानिक सूर्योदय मान यहाँ पे लिखना है हमको घड़ी मिनट से। तो यहाँ ये ऐसा लिख देते हैं हम, और ये इस तरह से ये मान यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके शुभ संवत्सरे। तो जैसा कि मैंने बताया था पंचांग से देख करके, तो ये यहाँ पे 77 आया और ये यहाँ पे 1942 आता है और ये सौम्य अयन है और इधर याम गोल है, याम गोल है और वसंत यहाँ पे समाप्त हो रहा है और चैत्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो होगा चैत्र में ये जो फागुन, ये जो है शिशिर समाप्त होगा और वसंत प्रारंभ होगा। तो ये आपने लिखना है इधर कि वसंत, वसंत ऋतु मांगल्य प्रद मासोत्तमे चैत्र मासे, चैत्र मासे और कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ, और इसका घटिया जो हमको घटी लिखना है वो 5/58 और यहाँ पे 9/14 परम शनिवार। जन्म तिथि यहाँ पे क्या आई थी आपको बताएं? 10/4/21 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अब हम अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं। तो ये हमने नक्षत्र का जो है यहाँ पे घटी लिखना है इसकी 6/27 उत्तरा भाद्रपद जन्म नक्षत्री।
अब यहाँ पे बात आती है सर्वक्षम की। तो ये आपको ध्यान देना है कि सर्वक्षम क्या होता है। सर्वक्षम जो है उसको हम बोलते हैं भवभोग। तो यहाँ पे हमारा भवभोग क्या है? ये हमारा भवभोग होगा और भुक्तर्षम मतलब यहाँ पे होगा आपका भयात। तो ये हमें यहाँ पे भयात लिखना है। अब भोग्यर्षम क्या होता है? ये हमको भोग्यर्षम जो निकालना होता है कि जो भभोग और भयात का अंतर जो होता है वो भोग्यर्षम होता है। तो उसे हम भभोग और भयात का अंतर होता है तो वो होगा 3506 और सुस्थिर यहाँ पे 11 और 27 पल और यहाँ पे इंद्र है। तात्कालिक चतुष्पद जो है कर्ण क्या है? चतुष्पदी, चतुष्पद कर्ण है। और यहाँ पे इसमें मीन राशि में स्थित है चंद्रमा, है ना। और इधर है नवमांश में कन्या राशि में। ये चंद्रमा का विवरण यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रात। अब यहाँ पे जो है 10 भाव में जो राशि स्थित होती है हमें वो लिखना होता है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ इस के का मतलब क्या होता है? जो 10वें भाव में आपकी जो लग्न कुंडली है उसको आप देखेंगे तो 10वें भाव में जो राशि बैठी हुई है उसे आप लिख सकते हैं। तो वह जो संख्या है तो या तो उसका आप स्वामी लिख सकते हैं या फिर राशि लिख देंगे। तो यहाँ पे 10वें भाव में जो हम लिख रहे हैं वो 4 है यहाँ पे, यानी कर्क राशि है। और फिर इस जो आपकी जन्म राशि है उसका जो स्वामी है मीन, उसका है स्वामी गुरु, राशि पतौ और ब्राह्मण वर्ण है। यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण है और जलचर, है ना। और इसमें यहाँ पे आएगा जलचर वश्य हो गया और यहाँ पे युंजायाम मतलब यहाँ पे अंत्य होगा और वारी यहाँ पे हंस की। ये आपको पत्रा से ये मिल जाती हैं चीज़ें, इनकी गणना नहीं करनी होती है। और ये हंस के आ जाएगा और यहाँ पे गौ योनि आएगी और यहाँ पे मनुष्य गण होगा, मनुष्य गण हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे आपके इसमें मनुष्य गण हो गया। नाड़ी यहाँ पे मध्य है, मध्य नाड़ी है। और यहाँ पे सर्प है, यहाँ पे जो है सर्प वर्ग होगा, हमें यहाँ पे सर्प वर्ग लिखना होगा। वो जो इस मेष राशि में आता है सर्प तो ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पे वर्ग जो है सर्प लिखना है। और वर्ग स्थिति फिर संक्रांति यहाँ पे मीन संक्रांति है, यहाँ पे मीन संक्रांति है और इसका यहाँ पे मान लिखना है। तो ये 12 राशि है और यहाँ पे ये 26 डिग्री है, 26 अंश है, मतलब ये 46
कला 23 विकला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये लिख दिया हमने इसमें। फिर अब यहाँ पे दिनमान की आवश्यकता है, तो दिनमान हमने निकाला था यहाँ पे, तो 12 और 35 और ये यहाँ पे 28 आएगा। और रात्रिमान हमने निकाला यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपका ये 28 52 हो जाएगा। 28 52 और उदयादिष्टम घटिया, उदयादिष्टम घटिया जो है वो है 33 26 और ये रात्रव है, और यहाँ पे 7 25 है, और ये वादनोपरी, वादनोपरी का आशा होता है कि वह देश जहाँ उसका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखना है भारत। और रायसेन जन्म स्थान है, ये हो जाएगा। और तुला लग्न है, यहाँ 7 भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे जो वंश में यहाँ लेना है ब्राह्मण, ब्राह्मण वंशी, और भारद्वाज गोत्र है इसका, इनका भारद्वाज। और यहाँ पे सरनेम लिखना होता है, तो रावत। उपनाम जो भी होगा तो गोत्र के बाद उपनाम ज्ञातव ऐसा लिखा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दादाजी का नाम लिखेंगे और ये माताजी का नाम लिखेंगे। तो ये आपने जो है किसी को बताना नहीं होता। यहाँ बालक के पिता का दादाजी का नाम होगा, और फिर यहाँ तस्य आत्मजस्य श्रीमान, यहाँ पिता आएंगे, और यहाँ बालक की माताजी आएंगी। तो यहाँ बालक के दादा यानी पितामह, यहाँ पिता, और यहाँ माता। तो ये आपको लिख देना है, मैं वीडियो के बाद इनको भर दूंगा। तो कुक्षौ यहाँ पर बताया था कि ये पुत्र है या पुत्री, तो ये पुत्र है, तो इसलिए हमें पुत्र लिखना है। और अस्य उत्तरा भाद्रपद, और द्वितीय नक्षत्र है, और यहाँ पे 2 अक्षरोपरि और उ स्वरोपरि है इसमें, और मीन राशि है, मीन राशि च दुष्यंत कुमार जन्म नाम। और यहाँ पे प्रसिद्ध नाम बालक का लिखना है, तो वो लिख देंगे, वैष्णव बोलते हैं वैसे उसे, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये अब यहाँ पे जो घात चक्र होता है, हमें उसका यहाँ पे विश्लेषण करना होता है। तो जिस घड़ी में बालक ने जन्म लिया है, तो उसे कौन सी घड़ी, पल, ग्रह इत्यादि जो है घात करते हैं, तो इसका यहाँ पे विवेचना है, तो ये लिखते हैं हम। तो घाता दया इसमें फाल्गुन मास है, और तिथियां हैं यहाँ पे, तो तिथियां हैं पंचम, दशम और अमावस, या कोई भी जो है पूर्णिमा भी है, दोनों तिथि इसमें आ जाती हैं। ये तिथियां जो है करती हैं। और इसमें शुक्रवार दिन इसे घातकारी है, और अश्लेषा नक्षत्र।
वांग इसमें योग आएगा। ये घातक है और चतुष्पद। फिर कर्णम, प्रहर, चौथी प्रहर जो है वो घात में आती है। और इसके बाद 12वां चंद्रमा। यहाँ पे विंशोत्तरी का मान होगा। विंशोत्तरी, पराशरीय, यहाँ पे विंशोत्तरी और पराशरीय जो ऋषि थे ज्योतिषी, उनके मतानुसारण ये मान निकलता है इसका। तो ये यहाँ पे विश्लेषण निकला है विंशोत्तरी, पराशरीय और शनि की महादशा है। और ये 19 वर्ष पूरा यहाँ पे लिख देना है। और भोग काल है 9, और ये 9 और 18, ये यहाँ पे 9 वर्ष 9 माह 18 दिन होगा। उक्त वर्ष आदि 19 वर्ष से भोग काल घटाने पर यहाँ पे भुक्त जो होता है वो होगा 9, 2 और 12, और इधर आएगा 9, 9 और 18। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। तो ये इसमें जन्मांग चक्र लिखना है, तो इसमें लग्न स्पष्ट करना है, ये लिखना जरूरी होता है। और जब हमारा जो लग्न होता है उससे एक राशि कम में हम लिखते हैं, तो तुला लग्न है तो यहाँ 6 आएगा और ये 8 अंश आएगा और 12 पल और 31 विपल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम देखा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला काम होगा